हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे नाइन्थ क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है फ्रांसीसी क्रांति। और इस चैप्टर के हमने 3 पार्ट पहले कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम फोर्थ पार्ट देखेंगे। फोर्थ पार्ट में हम देखेंगे कि क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई। यानी कि जो फ्रांस की क्रांति की कहानी आपने 3 पार्टों में सुनी, उनमें कहीं भी इन महिलाओं का जिक्र नहीं था। ठीक है, महिलाओं के लिए कुछ नहीं हुआ। मतलब किस तरह की चीजें उस समय महिलाओं के साथ चल रही थी, वो सब हम इस पार्ट में देखेंगे। और आपने अभी तक इसके तीनों पार्ट नहीं देखे हैं तो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 प्लेलिस्ट की लिंक डाली हुई है, एक थ्योरी की और एक एमसीक्यू की। आपको जो देखना है आप देख सकते हैं। जब आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको ज्योग्राफी की वीडियोस खुलकर आएंगी, क्योंकि ज्योग्राफी मैंने पहले कराई है और ये हिस्ट्री में इसके बाद करा रही हूँ, तो बाद में आपको हिस्ट्री की वीडियोस खुलेंगी। ठीक है, तो आप ऊपर नीचे उनको कर देख सकते हैं। और ये साइड में जितनी भी प्ले लिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने पढ़ाई है। 6 से 10 तक की लगभग लगभग मैंने ज्यादातर बुक कंप्लीट करा दी है। अभी तक आपने ये सारी प्ले लिस्ट भी नहीं देखी है तो आप मेरा यूट्यूब चैनल ओपन कर प्ले लिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर इन सभी प्ले लिस्टों को भी देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? देखो, सबसे पहले हम जाएंगे जो हमने अभी तक पढ़ा 1 मिनट में, पहले हम उसको रिविजन करेंगे। तो देखिए, ये हमने सबसे पहले क्या देखा था इसमें कि 1774 में क्या हुआ था। जो लुई 16 था वो राज गद्दी पर बैठा था। ठीक है, जब वो राजगद्दी पर बैठा तो खजाना पूरी तरह से खाली था और प्राचीन राजतंत्र उस समय चल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा उसी पार्ट में कि 1789 में क्या हुआ कि उसने स्टेट जनरल की बैठक बुलाई थी और स्टेट नेशनल असेंबली का गठन हुआ था। ठीक है, वास्तिल पर हमला हुआ था, ये हमने देखा था। नेक्स्ट हमने पार्ट 2 में देखा था 1791 की घटनाएं कि 1791 में क्या हुआ, सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाया गया, है ना, नया संविधान लागू करवाया। ठीक है, नेशनल असेंबली ने। और इसके बाद क्या हुआ, 1792 से 93 में जो रोवर स्फेयर थे उनका शासन चल रहा था, और लोकतंत्र चल रहा था या गणतंत्र, एक ही बात है, दोनों चल रहे थे। ठीक है, उसके बाद नेपोलियन का शासन आया था 1804 में। ठीक है, ये हमने पार्ट 3 में देखा था। ठीक है, पार्ट 3 में हमने ये सब देखा था और पार्ट 2 में इसका थोड़ा सा पार्ट देखा था और ये देखा था। ठीक है, और अब हम देखते हैं आगे की कहानी की महिलाओं के साथ उस समय किस तरह का व्यवहार हो रहा था। ठीक है, आइए देखते हैं। महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतनी अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकारों को उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। ठीक है, मतलब ऐसा वो एक्सपेक्ट कर रही थी, किससे? फ्रांस की गवर्नमेंट से। बट फ्रांस के जो जितनी भी क्रांति चली उसमें पुरुषों ने कहीं भी महिलाओं का साथ नहीं दिया। ठीक है, ना तो महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला। ठीक है, चाहे 1792 की कहानी हो, चाहे आगे वाली कहानी हो, कहीं भी इनको ना तो वोट डालने का अधिकार मिला, ना इनको पुरुषों के समान समानता मिली। ठीक है, नेक्स्ट आगे कहानी बढ़ रही है कि तीसरे स्टेट की अधिकांश महिलाएं, तीसरा स्टेट समझ रहे हैं ना आप? तीसरा स्टेट, पहला स्टेट कौन सा था? पादरी वर्ग का था। सेकंड स्टेट था कुलीन वर्ग, जो रईस लोग थे। और तीसरा वर्ग था जो गरीब लोगों में आते थे। ठीक है, तो जो गरीब लोग थे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उनकी ही थी, क्योंकि जो अमीर महिलाएं हैं उनको तो वैसे भी पढ़ने लिखने की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं थी उस समय, क्योंकि उनके पास तो पैसे थे, है ना। और जो गरीब महिलाएं थी उनकी ज्यादा समस्या थी। ऊपर से उनको आगे बढ़ने के अवसर बहुत कम दिए जा रहे थे महिलाओं को। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरे स्टेट की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी। वे सिलाई बुनाई, कपड़ों की धुलाई करती थी, मतलब जो भी घर के सारे काम होते हैं वो सब करती थी। बाजारों में फल फूल सब्जियां बेचती थी, तथा अथवा संपन्न घरों में घरेलू काम करती थी। बहुत सारी महिलाएं वैश्यावृत्ति भी करती थी। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई तथा व्यवसायिक शिक्षणों के मौके नहीं थे। ठीक है, मतलब वो पढ़ने लिखने की उनको इतनी आजादी नहीं थी। और दूसरी बात है कि उनके पास पैसा भी नहीं था। केवल कुलीनों की लड़कियां तथा तीसरे स्टेट के धनी परिवारों की लड़कियां ही कॉन्वेंट के सॉरी कॉन्वेंट में पढ़ती थी। यानी कि वहां के जो सरकारी स्कूल थे ना उनको बोला गया है ये। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण करना पड़ता था, जैसे खाना बनाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पाव रोटी लाना और बच्चों की देखरेख करना आदि। उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम थी। देखो, ये जो चीज है ये हमारे देश में भी होती थी पहले, कि जो पुरुष एक दिन का काम करने का अगर 700 रुपये लेते हैं, ठीक है, 8 घंटे काम करने के अगर पुरुष जो है वो 700 रुपये लेते हैं, तो महिलाओं को 500 रुपये ही दिए जाते थे। ठीक है, यानी कि पुरुषों से उनको 40% कम पैसे दिए जाते थे पहले महिलाओं को। ठीक है, आज तो समान हो गया है सब कुछ, लेकिन पहले मजदूरी पर महिलाओं को कम पैसे दिए जाते थे पुरुषों के मुकाबले।
क्योंकि महिलाएं ऐसा मानते हैं कि महिलाएं उतना काम नहीं कर पाती हैं जितना पुरुष, जैसे वजन उठाना है या कुछ भी अ, उस तरह के मेहनत वाले काम होते हैं, तो वो नहीं कर पाएंगी, इसलिए उनको कम पैसे दिए जाते थे। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर फ्रांस में भी चल रहा था। महिलाओं ने अपने हित की हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद के राजनीतिक क्लब शुरू किए। अब जब क्या हुआ कि जब युद्ध हुआ, जब राजा ने प्राशा और ऑस्ट्रिया के राजाओं से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि भाई हमारे ऊपर आक्रमण कर दो, है ना, तो जब उन्होंने आक्रमण किया तो बहुत सारे लोग सेना में भर्ती हुए, जो कुछ किसान थे, कुछ दुकानों पे काम करते थे, अन्य अन्य काम से रिलेटेड लोग थे, लेकिन उस समय देशभक्ति की भावना थी, तो लोगों ने क्या किया, सेना में भर्ती हुए। अब जब लोग युद्ध के लिए गए, पुरुष, घर के पुरुष युद्ध के लिए गए, तो कामकाज किसने संभाला, महिलाओं ने। ठीक है, तो महिलाएं सब्जी बेचने लगी, महिलाएं काम करने लगी, तो महिलाएं ने जो मेन रूप से काम शुरू किया था, वो किया था 17 1792 के बाद। ठीक है, कब क्या शुरू किया था, 1792 के बाद शुरू किया था। अब जब महिलाएं काम करने लगी, उनके हाथ में पैसे आए, तो अब वो अपने मन का भी करने लगी, तो उन्होंने क्या किया, राजनीतिक क्लब बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, जैसे किट्टी पार्टी टाइप का होता है ना, आप उसी का बड़ा रूप मान सकते हैं। तो उन्होंने राजनीतिक क्लब बनाए और अखबार निकाले कि अपनी आवाज को जनता तक पहुंचाने के लिए, अपनी आवाज को राजा तक पहुंचाने के लिए। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आए। ठीक है, इनमें से द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, ये जो था क्लब, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, वुमेन का। और मैन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा था, जैकोबिन क्लब, है ना, ये हमने पिछली पार्ट में पढ़ा था। सबसे मशहूर क्लब था। उनकी एक प्रमुख मांग यह थी कि महिलाओं को पुरुष के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। राजनीतिक अधिकार का मतलब है कि उन्हें वोट डालने का अधिकार हो। ठीक है, अगर उन्हें कहीं से चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ने का अधिकार हो। उन्हें सारे अधिकार वही मिलने चाहिए जो पुरुष को मिले हैं। क्यों मिलने चाहिए, क्योंकि जब वो महिलाएं घर में भी काम कर रही हैं और बाहर भी काम कर रही हैं, तो पुरुषों के बराबर काम कर रही हैं, पुरुषों से ज्यादा काम कर रही हैं, तो फिर अधिकार उनको कम क्यों, महिलाओं को। ठीक है, नेक्स्ट है, महिलाएं इस बात से निराश हुई कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। निष्क्रिय नागरिक कौन से होते हैं, जो देश के काम नहीं आ रहे। ठीक है, जो देश के जो फैसले होते हैं उनमें उनकी कोई भूमिका नहीं है। जैसे निष्क्रिय, अगर हम निष्क्रिय नागरिकों में गिने, तो बच्चे जो होते हैं ना, छोटे बच्चे, उनको निष्क्रिय नागरिकों में गिना जाता है, क्योंकि ना तो वो देश के लिए कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, ना कुछ काम कर रहे हैं, ना उन पैसे खर्च कर रहे हैं देश के लिए, तो देश की कोई मदद नहीं कर रहे हैं, तो उनको निष्क्रिय नागरिकों में रखा जाता है। या फिर 70 से ऊपर के जो लोग होते हैं उनको रखा जाता है निष्क्रिय नागरिकों में, है ना। तो महिलाओं को उस समय क्या माना गया, निष्क्रिय नागरिक माना गया, और उनको वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया। अब ये बात महिलाओं को कहीं ना कहीं बुरी लग रही थी कि जब हम घर में भी काम कर रहे हैं, बाहर भी काम कर रहे हैं, तो हमें अधिकार क्यों नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, महिलाओं के मत अधिकार यानी कि वोट डालने का अधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी। उनका राजनीतिक पदों का मतलब है कि वो चुनाव के लिए खड़ी होनी चाहिए, और उनको क्या करना चाहिए, उनको वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, मतदान का अधिकार होना चाहिए, और राजनीतिक पदों की मांग उन्होंने रखी। उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा, है ना। उन्होंने कहा कि हमें पहले तो वोट डालने का अधिकार दो, दूसरे नंबर हम किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ सकें। जब हम में से ही कुछ लोग एमपी बन के जाएंगे उसमें, नेशनल असेंबली में, यानी कि वहां की संसद में, तो फिर हम महिलाओं के लिए नियम कानून बना सकेंगे, महिलाओं के हित के बारे में सोच सकेंगे। तो ये उनकी मांगे थी। नेक्स्ट इसमें है कि प्रारंभिक वर्ष में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए, है ना। पहले पहले क्या हुआ, क्रांतिकारियों को भी समझ में आने लगा कि भाई महिला सही कह रही है, और उनके लिए भी कुछ सहूलियत वाले कानून लेके आए। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूल शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया, है ना। ये उन्होंने कहा कि हाँ भाई, जो औरतें हैं ये बात सही कह रही हैं, अब इनको, लड़कियों को पढ़ने लिखने का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कुलीन वर्ग की महिलाएं पढ़ेंगी, कुलीन वर्ग की तो पहले से भी पढ़ती थी, लेकिन अब क्या नियम बना कि जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी बच्चियां हैं, छोटी बच्ची हैं, उन सबको पढ़ने का अधिकार होगा। जैसे हमारे देश में है कि शिक्षा जो है वो अनिवार्य है, गरीब है या अमीर है, सबको स्कूल में पढ़ने का अधिकार है। ठीक है, तो सरकारी स्कूल में तो आप फ्री में पढ़ सकते हो, प्राइवेट स्कूल में आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो यही अधिकार उस समय फ्रांस में महिलाएं मांग रही थी, और लास्ट में उनको मिल गया। अब पिता उन्हें अपनी मर्जी के खिलाफ शादी करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। ठीक है, अब उन्होंने ये भी अधिकार मांगा कि जो पापा हैं, उनके जो फादर हैं, वो उनको फोर्स नहीं कर सकते कि उन्हें कहाँ शादी करनी है। ठीक है, तो उन्हें अपनी मर्जी का जीवन साथी चुनने का अधिकार मिलना चाहिए।
शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया, यानी कि उन्होंने कहा कि जो शादी है, महिला जो शादी करें उनकी खुद की मर्जी होनी चाहिए कि वो किस व्यक्ति से शादी करना चाहती है, ठीक है। और नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाना लगा, ठीक है। यानी कि जो कोर्ट मैरिज होती है ना, वो वाली चीज इन्होंने बोला है कि फिर क्या होने लगा कि कोर्ट मैरिज की तरह उसका पंजीकरण होने लगा, यानी कि एक रिकॉर्ड है सरकार के पास कि ये इस व्यक्ति ने इस महिला से शादी की है या इस महिला ने इस पुरुष से शादी की है। तो एक वो बन गया कि एक एक व्यक्ति एक ही से शादी करेगा, है ना, तभी तो पता चलेगा जब रजिस्ट्रेशन होगा। तलाक तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया, ठीक है। यानी कि अगर कोई महिला किसी पुरुष के साथ खुश नहीं है तो वो उसको डाइवोर्स दे सकती है, यानी उसको तलाक बोलते हैं, ठीक है। तलाक को क्या कर दिया गया, कानूनी रूप दे दिया गया। जब शादी कानून के तहत हो रही है तो फिर उन्होंने, अगर उनको सेपरेट होना है तो वो भी उन्होंने कानून के तहत दे दिया, और मर्द और औरत दोनों को ही अपनी अर्जी देने का अधिकार भी दिया, ठीक है। तो महिलाओं ने जब क्लब बनाए तो महिलाओं को फायदा हुआ। देखो मैंने पिछले कई सारे पार्टों में आपको यही चीज बताई कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप अमीर हो गरीब हो, आप किस कुल में आपने जन्म लिया है, किस जाति में लिया है, किस धर्म में लिया है, जब तक आप अपने लिए स्वयं के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तब तक आपके भले के लिए कोई काम नहीं करेगा। अगर आपके शोषण हो रहा है, आपके साथ शोषण हो रहा है, आपका कोई व्यक्ति शोषण कर रहा है या फिर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है, उसके लिए आपको खुद ही आवाज उठानी पड़ेगी, और तब ही आपको वो अधिकार मिल पाएंगे, तभी आपके लिए वो क्रांति सफल होगी, ठीक है। जैसे कि हमने इसमें देखा कि क्या हुआ, पहले पुरुषों ने अपने लिए आवाज उठाई तो पुरुषों को अधिकार मिल गए, ठीक है। महिलाएं चुप थी, उनको लग रहा था कि ये पुरुष हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इस बार महिलाओं ने आवाज उठाई तो महिलाओं के लिए कानून आए। तो जो समाज को बदलना है या देश को बदलने की प्रक्रिया है, उसमें तब ही वो प्रक्रिया पूरी हो पाएगी जब आप अपने लिए आवाज उठाओगे। आप घर में बैठे हो और आप केवल और केवल सरकार को कोस रहे हो कि हमारे लिए ये कानून होना चाहिए था, हमें पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए, हमें ये मिलना चाहिए, केवल चर्चा कर रहे हैं तो उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपको आंदोलन टाइप करके बताना चाहिए कि हमें ये सारी मांगे पूरी करानी है सरकार से, तभी आपके लिए कुछ होगा। और एक चीज मैं हमेशा कहती हूँ कि जब हम अपनी खुद मदद करना चाहते हैं तब ही भगवान हमारी मदद करते हैं। अगर हम खुद अपनी मदद नहीं करेंगे, अपने लिए आवाज नहीं उठाएंगे, अपने लिए कुछ काम नहीं करेंगे, तो भगवान भी हमारी मदद नहीं कर सकते, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब महिलाएं व्यवसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, यानी कि डॉक्टर बन सकती थी। व्यवसायिक प्रशिक्षण यही हुआ ना, ट्रेनिंग ट्रेनिंग। अब वो डॉक्टर बन सकती थी और वकील बन सकती थी, इंजीनियर बन सकती थी, टीचर बन सकती थी, मतलब जो वो बनना चाहे वो बन सकती थी, क्योंकि जब महिलाओं ने स्कूल जाना शुरू किया तो आगे की पढ़ाई भी उन्होंने कंटिन्यू रखी। कलाकार बन सकती थी, यानी कि एक्ट्रेस बन सकती थी, और छोटे मोटे व्यवसाय चला सकती थी। नेक्स्ट है इसमें, फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा, यानी कि ये सब काम के लिए तो उनको अधिकार मिल गए, लेकिन चुनाव लड़ने का अधिकार उनको नहीं मिला, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, आतंक राज के दौरान, आतंक राज कौन सा था, 1792 सॉरी 1793 से 1794 तक रोबोस्फियर जो था जैकोबिन क्लब का, अ, उनके हाथों में था शासन, तो उन्होंने पूरी तरह से क्या करवाया था, डेमोक्रेसी चलाई थी। अब आतंक राज के दौरान सरकार ने महिलाएं क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून बनाए, यानी कि लोकतंत्र था वहां पर, ठीक है। लोकतंत्र रोबोस्फियर ने स्टार्ट किया, लेकिन कैसा लोकतंत्र था, जहां महिलाओं को ना तो क्लब खोलने का अधिकार था, ठीक है, ना उनको राजनीति में भाग लेने का अधिकार था। तो ये कैसा लोकतंत्र है, हमारे देश में कैसा लोकतंत्र है, कोई भी महिला कभी भी चुनाव लड़ सकती है, ठीक है, अपनी बात कर रख सकती है और महिलाओं के हित के लिए काम कर सकती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था, रोबोस्फियर ने ये काम जो किया वो बहुत ही ज्यादा गलत किया था। कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें से कुछ को तो फांसी पर चढ़ा दिया गया था, मतलब फांसी में चढ़ाने में मास्टर था ये रोबोस्फियर। इसको जिसकी भी बात पसंद नहीं आती थी उसको फांसी पर चढ़ा देता था, ठीक है। नेक्स्ट है मत अधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा। मत अधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत एवं 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मत अधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा, और क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मियों को प्रेरित स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया। अंततः सन 1946, ठीक है, 1946 में फ्रांस में महिलाओं को मत अधिकार हासिल हुआ। अब देखो हमारे देश में और फ्रांस में कितना अंतर है। हमारा देश कब आजाद हुआ, 1947 में, ठीक है, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, और उसके बाद जो हमारा संविधान है वो बनना स्टार्ट हो गया था,
और हमारा संविधान कब लागू हुआ था? 1950, 1950 में, 1950 में हमारा जो संविधान था वो लागू हो गया था। 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू हो गया था और उसमें महिलाओं को मत देने का अधिकार था, यानी कि वोट डालने का अधिकार था, किसी भी संवैधानिक पद पर रहने का अधिकार था, सब कुछ सारे अधिकार थे। अब देखो यहाँ पर महिलाएं कब से लड़ रही थी? 1792 से लड़ रही थी, ठीक है, 1792 से लड़ रही थी। तो इनको कितने साल हो गए? 19वीं सदी पूरी हो गई, ठीक है, 1800 वाली 19वीं सदी पूरी हो गई इनको लड़ते लड़ते अपने अधिकारों के लिए, और 19वीं के 50 साल हो गए, ठीक है। 50 और 8 58 साल मान लो, 58 नहीं मानो आप, 150 साल तो आराम से मान ही लो, ठीक है। मतलब 150 साल तक उनका संघर्ष रहा कि हमें वोट डालने का अधिकार दो, ठीक है, हमें संवैधानिक पद पर रहने का अधिकार दो। और हमारे भारत में महिलाओं ने एक भी दिन आंदोलन नहीं किया, उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा और उनको सब कुछ दिया। किसने दिया? हमारे देश के नेताओं ने। अब देखो हमारे देश के नेता कितने अच्छे थे कि वो महिलाओं के बारे में शुरू से सोच रहे थे कि जब हमारा देश आजाद होगा तो महिलाओं को पढ़ने लिखने का, देखो महिलाओं का मतलब होता है बच्चियां भी, ठीक है, आप ये मत सोचना महिलाओं की बात कर रही हूँ तो मैं 35-40 साल की औरतों के बारे में बात कर रही हूँ। महिलाओं का मतलब आप फीमेल से काउंट कीजिए, ठीक है, यानी कि फीमेल को पढ़ने का अधिकार है, नौकरी करने का अधिकार है, उनको संवैधानिक पद पर रहने का अधिकार है, उनको कहीं भी चुनाव लड़ने का अधिकार है, ठीक है, ये सारे अधिकार हमारे संविधान ने दिए और महिलाओं को इसके लिए कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा। तो हुआ ना हमारा भारत महान। हमारे भारत के लोग पहले से ही देवी पूजा में विश्वास रखते हैं और माँ को देवी का रूप मानते हैं, ठीक है। तो पहले से ही हमारे देश में महिलाओं का सम्मान रहा है, आज भी होता आ रहा है, और कुछ एक आध घटनाएं हो जाती हैं उनको आप अपवाद के रूप में ले सकते हैं, लेकिन फिर भी विदेश से हमारे देश में महिलाओं को ज्यादा सम्मान दिया जाता है, ठीक है। आप देख ही पा रहे हैं कि 150 साल उन्होंने संघर्ष किया तब जाके उनको वोट डालने का अधिकार मिला, और अभी भी बहुत सारी कंट्रियां ऐसी हैं जिनमें महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक क्रांतिकारी महिलाओं के बारे में दिया गया है कि जो रोबेस्पियर ने जो बहुत सारी महिलाओं को फांसी दी थी, ठीक है, उनमें से ही एक क्रांतिकारी महिला ये है ओलंप दे गूंज। क्रांतिकालीन फ्रांस की राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में से सबसे महत्वपूर्ण थी। उन्होंने संविधान तथा पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया क्योंकि उसमें महिलाओं को मानव मात्र के मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया था, ठीक है, यानी कि जो मनुष्य सामान्य मनुष्य को जो अधिकार होने चाहिए उस उन अधिकारों से महिलाओं को वंचित रखा गया था। इसलिए उन्होंने 1791 में महिलाओं एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया, जिसे महारानी और नेशनल असेंबली के सदस्यों के पास यह मांग करते हुए भेजा गया कि इस पर कार्रवाई की जाए, ठीक है। सन 1793 में ओलम दे गूंज ने महिला क्लब को जबरदस्ती बंद करा दिया गया, महिला क्लब को जबरदस्ती बंद करा दिया। किसने कराया था? किसका शासन चल रहा था? रोबेस्पियर का, ठीक है, लोकतंत्र चल रहा था। तो उसने क्या किया था? महिलाओं के ये क्लब बंद करा देने के लिए जैकोबिन सरकार की आलोचना की। उन पर नेशनल कन्वेंस द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और इसके तुरंत बाद उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। यानी कि बिल्कुल ऐसा ही चल रहा था कि अगर महिलाएं अपने लिए अधिकार भी मांग रही हैं तो भी पुरुषों की आंखों में उस समय वो खटक रही थी, है ना, ये कह सकते हैं ना आप। अब देखो जो घोषणा पत्र उन्होंने राजा के सामने भेजा था, ठीक है, नेशनल असेंबली के सामने भेजा था और महारानी को भेजा था, वो ये है, ठीक है, कि हमें ये सारे अधिकार चाहिए। चलो अधिकारों को हम देख लेते हैं कि अधिकारों में उन्होंने क्या क्या मांग रखी थी, ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ओलंप दे गूंज ने क्या क्या मांगा था? पहला, औरत जन्मना स्वतंत्र है और अधिकारों में पुरुष के समान है, यानी कि पुरुषों के समान उनको अधिकार मिलना चाहिए। दूसरा है सभी राजनीतिक संगठनों का लक्ष्य पुरुष एवं महिलाओं को नैसर्गिक अधिकारों को संरक्षित करना है। यह अधिकार है स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा और सबसे बढ़कर है शोषण के प्रतिरोध का अधिकार, ठीक है। जो अधिकार अब हमें संविधान में मिले हुए हैं उन अधिकारों के लिए इन्होंने मांग की थी। तीसरा है समग्र संप्रभुता का स्रोत राष्ट्र में निहित है जो पुरुष एवं महिलाओं के संघ के सिवाय कुछ नहीं है, ठीक है, मतलब महिलाओं को हर चीज में भागीदारी देनी चाहिए। फोर्थ है कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। कानून में क्या होना चाहिए कि सबके लिए समान कानून होना चाहिए और महिलाओं को भी अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए। सभी महिलाएं एवं पुरुष नागरिक का या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से विधि निर्माण में दखल होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप पुरुष के फेवर में ही कानून बना दो, महिलाओं के फेवर में कानून ना बनाओ, ठीक है। तो उन्होंने बोला महिलाओं का भी इसमें दखल होना चाहिए विधि में, विधि यानी कानून, कानून व्यवस्था।
यह सभी के लिए समान होना चाहिए। सभी महिलाएं एवं पुरुष नागरिक अपनी योग्यता और प्रतिभा के बल पर समान रूप से एवं बिना भेदभाव के हर तरह से समान और सार्वजनिक पद पर के हकदार हैं। सार्वजनिक पद यानी कि सरकारी नौकरी पाने के अधिकारी हैं। पांचवा है, कोई भी महिला अपवाद नहीं है। ठीक है, वह विधि सम्मत प्रक्रियाओं द्वारा अपराधी ठहराई जा सकती है। यानी कि ये बोल रही हैं कि अगर महिलाएं गलती करती हैं तो महिलाओं को भी दोषी ठहराना चाहिए। गिरफ्तार और नजरबंद की जा सकती हैं। पुरुषों की तरह महिलाएं भी इस कठोर कानून का पालन करें। यानी कि वो सीधा सीधा बोल रही थी कि महिलाओं और पुरुषों के लिए सेम कानून होने चाहिए। ठीक है, और हमारे देश में क्या होता है कि महिलाओं को अधिकार ज्यादा दिए गए पुरुषों के मुकाबले, है ना। और उनके साथ किसी भी तरह की हिंसा हो या फिर कई बार हिंसा नहीं भी होती है तो वो झूठे को रिपोर्ट कर देती है और पुरुषों को पुलिस पकड़ कर ले जाती है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है। ठीक है, आए दिन कई सारे अभी हाल फिलहाल में मैंने केस देख लिए जिसमें जो पुरुष है वो सुसाइड कर रहे हैं, सुसाइड नोट में बता रहे हैं कि उनकी महिलाओं ने उनके साथ ये शोषण किया है या ये अत्याचार किया है। तो ये सारी चीजें हमारे देश में हो रही हैं आज के टाइम में। कुछ महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है और कुछ महिला उनकी आड़ में, ठीक है, दूसरे लोगों को दूसरे लोगों का यानी कि अपने घर के पुरुष का शोषण कर रही है। ठीक है, तो दोनों ही चीजें, लेकिन इन्होंने जो घोषणा पत्र दिया था, इन्होंने बोला था कि पुरुषों के जैसे अधिकार मिलने चाहिए, पुरुषों के जैसे उनको संपत्ति खरीदने का अधिकार होना चाहिए, पुरुषों के जैसे उनको किसी भी नौकरी करने का अधिकार होना चाहिए, पुरुषों के जैसे पढ़ने लिखने का अधिकार होना चाहिए, और पुरुषों के जैसे ही उनको सरकारी जॉब करने का अधिकार होना चाहिए, पुरुषों के जैसे ही उनको कानून में समान होना चाहिए। ठीक है, अगर महिलाएं कुछ भी गलत काम करती हैं तो उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, नजरबंद किया जाना चाहिए और पुरुषों की तरह ही उनको कठोर कानून का पालन करना चाहिए और उनको सजा दी जानी चाहिए। यानी कि सीधे सीधे ये कह रही है कि हमें तो बराबरी रखनी है हर चीज में। ठीक है, तो इसी के साथ ये जो पार्ट है हमारा समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे दास प्रथा का उन्मूलन। ठीक है, दास प्रथा का उन्मूलन कैसे हुआ था ये भी हम देखेंगे। और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखना, क्योंकि जब भी मैं आपको वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले। वैसे ये जो वीडियो है मैं डेली सुबह 9 बजे अपलोड करती हूँ। ठीक है, तो आप मेरा यूट्यूब चैनल ओपन करके वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।